स्वागत है। आज हम कुछ स्रोतों को देखेंगे, जैसे कुछ लेख हैं, रिपोर्ट्स हैं, नोट्स हैं, और इनके जरिए एक बहुत ही चर्चित और कह सकते हैं जटिल मामले के थोड़ी गहन पड़ताल करेंगे। कोशिश ये रहेगी कि जो सबसे ज़रूरी जानकारी है, जो पहलू हैं, वो सामने आए। बिल्कुल। आज का विषय है 2008 का नोएडा डबल मर्डर केस। 13 साल की आरुषि तलवार और उनके घर में काम करने वाले हेमराज बनजाड़े की हत्या। ये एक ऐसा मामला था जिसने मतलब पूरे देश को हिला दिया था, और इसकी गूंज आज भी कहीं ना कहीं सुनाई देती है। हाँ, ये केस भुला ही नहीं भूलता। हमारे पास इससे जुड़े कई स्रोत हैं, जैसे न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, कुछ एनालिसिस हैं, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स भी हैं। तो इनके आधार पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि उस रात असल में क्या हुआ होगा, जांच में कहाँ कमी रह गई, कौन कौन सी अलग अलग कहानियां, थ्योरीज सामने आई, और क्यों ये मामला आज भी एक पहेली सा लगता है। सोचिए जरा, एक बंद फ्लैट है, उसमें 2 हत्याएं हो जाती हैं। शक की सुई पहले घर के नौकर पर जाती है, फिर अचानक परिवार पर घूम जाती है। सबूत जैसे धुंधले होते जाते हैं, मीडिया में एक सनसनी फैल जाती है, और सवाल अनगिनत रह जाते हैं। चलिए इस उलझी हुई कहानी को थोड़ा परत दर परत खोलते हैं। बिल्कुल, शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है 15 और 16 मई 2008 की रात से। जगह है नोएडा का जलवायु विहार, फ्लैट L32। डेंटिस्ट दंपत्ति हैं, डॉक्टर राजेश तलवार और डॉक्टर नूपुर तलवार। उनकी 13 साल की बेटी आरुषि अपने कमरे में मृत पाई जाती हैं। स्रोत बताते हैं, जैसे विकिपीडिया या एनडीटीवी की रिपोर्ट्स थी, कि गला रेता हुआ था और सर पर किसी भारी चीज से चोट के निशान थे। जी। तो जो पहला शक था वो तुरंत घर के नौकर हेमराज बंजाड़े पर गया, क्योंकि वो इस रात से गायब था। हाँ, ये स्वाभाविक था। सबको यही लगा कि शायद वही हत्या करके भाग गया है। लेकिन यहीं पर कहानी ने एक बहुत ही चौंकाने वाला मोड़ लिया। 2 दिन बाद यानी 17 मई को हेमराज का शव उसी बिल्डिंग की छत पर मिला। अच्छा, छत पर? हाँ, छत पर। और इंडिया टुडे, विकिपीडिया जैसे स्रोत बताते हैं कि शव की हालत खराब होने लगी थी, मतलब डिकॉम्पोजिशन शुरू हो गया था। और चोटें बिल्कुल वैसी ही थीं जैसी आरुषि को थीं। गला रेता हुआ, सिर पर भारी चोट। ओह, ये तो बिल्कुल ही अलग मोड़ आ गया। बिल्कुल, जिसने सबको स्तब्ध कर दिया। जिसे मुख्य संदिग्ध मान रहे थे, वो खुद शिकार निकला। यहीं से फिर वो पूरा सिलसिला शुरू हुआ होगा, गलतियों का, अटकलों का, अलग अलग थ्योरीज का। हाँ, और पुलिस ने शुरू में, जैसे द इंडियन एक्सप्रेस के लेख बताते हैं, इसे घर के अंदर का मामला कहा। पर लगभग हर तथ्य पर, हर छोटी बड़ी बात पर सवाल खड़े होने लगे। तो चलिए अब जरा उन सबूतों पर नजर डालते हैं जो मिले और जो नहीं मिले, और जांच की जो बड़ी खामियां थीं उन पर भी। एक बहुत अहम पॉइंट जो कई स्रोतों में आता है, घर का मेन दरवाजा और आरुषि के कमरे का दरवाजा, कहा गया कि वो अंदर से बंद थे। हाँ, ये कहा गया। और बाद में चाबी दीवार के एक आले में मिली, मतलब कोई जबरदस्ती घुसने के निशान नहीं थे। सही। ये क्या इशारा करता है? ये तो बहुत कंफ्यूजिंग है। बहुत ज्यादा, क्योंकि इसके 2 मतलब हो सकते हैं, जैसा स्रोतों के विश्लेषण से लगता है। एक, कि कातिल घर का ही कोई सदस्य था, या फिर दूसरा, कि कोई बाहरी व्यक्ति इतनी सफाई से अंदर आया और गया कि उसने इसे अंदरूनी मामला दिखाने की कोशिश की। अच्छा। और इससे तुरंत सवाल उठते हैं कि फ्लैट तक किसकी पहुंच थी? क्या कोई और चाबी थी किसी के पास? क्या छत से या बालकनी से कोई रास्ता था? मतलब ये सारे सवाल विकिपीडिया जैसे संकलन भी उठाते हैं। और वो चीजें जो कभी मिली ही नहीं, जैसे हत्या का हथियार, वो तो मिला ही नहीं मिला। और आरुषि और हेमराज के मोबाइल फोन, एनडीटीवी की रिपोर्ट्स कहती हैं कि वो कभी बरामद नहीं हुए। हाँ, ये दोनों चीजें कभी नहीं मिली। और ये भी याद रखना होगा कि छत का दरवाजा भी कथित तौर पर बंद था, जहां हेमराज का शव मिला था। और पुलिस ने शुरू में वो गला काटने के तरीके को सर्जिकल प्रिसीजन जैसा कुछ कहा था। टाइम्स ऑफ इंडिया ने शायद रिपोर्ट किया था। हाँ, ये टर्म इस्तेमाल हुआ था। अब ये गायब सबूत, मतलब हथियार और फोन का न मिलना, ये जांच के लिए कितनी बड़ी रुकावट बनी होगी, सोचिए। हाँ बिल्कुल। हथियार से कातिल का कुछ पता चल सकता था, कोई खास तरह का औजार हो या उस पर कोई डीएनए मिल जाए। फोन से लोकेशन पता चलती, आखिरी कॉल, मैसेज, कुछ तो सुराग मिलता। सही बात है। और इसके अलावा फॉरेंसिक लेवल पर भी कई विसंगतियां थी। जी। द इंडियन एक्सप्रेस जैसे स्रोतों ने खून के धब्बों के पैटर्न पर सवाल उठाए। स्कॉच विस्की की बोतलों पर मिले निशानों पर डीएनए रिपोर्ट्स में भी कुछ कंफ्यूजन था। जैसे एक बोतल पर खून मिला जिसका डीएनए न तो माता पिता से मैच किया, न ही आरुषि या हेमराज से। और शायद सबसे बड़ी चूक, जिसका जिक्र लीगल सर्विस इंडिया जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी हुआ है, जी। वो था क्राइम सीन का बुरी तरह से दूषित हो जाना।
हाँ, ये तो बहुत सुना है इस केस के बारे में। बिल्कुल। शुरू के घंटों में ही मीडिया वाले पड़ोसी पुलिसकर्मी इतने लोग घटनास्थल पर आ जा रहे थे, इससे कितने नाजुक सबूत नष्ट हो गए होंगे या उनमें मिलावट हो गई होगी, कौन जानता है। किसी भी जांच की जो नींव होती है, यानी क्राइम सीन की पवित्रता, वो यहाँ बुरी तरह से हिल गई थी। थोड़ा रुककर ये वाकई हैरान करता है कि इतनी बेसिक चीजों पर ध्यान नहीं दिया गया शुरू में। खैर, तो इन बिखरे हुए तथ्यों और सबूतों के आधार पर फिर शक आखिर किस पर गया? मतलब मेन थ्योरीज क्या थीं? जो पहली और सबसे ज्यादा चर्चित थियरी रही, वो माता पिता पर ही केंद्रित थी, डॉक्टर राजेश और नूपुर तलवार पर। द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार नोएडा पुलिस की जो शुरुआती जांच थी, वो इसी दिशा में थी कि माता पिता ने बेटी और नौकर को किसी आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया और गुस्से में शायद ऑनर के नाम पर दोनों की हत्या कर दी। लेकिन क्या इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए कोई ठोस सबूत थे, फोरेंसिक सबूत? यहीं पर मामला उलझा जाता है। स्रोतों के मुताबिक इस थियरी के पक्ष में पुख्ता फोरेंसिक सबूतों की कमी थी। बाद में जब मामला हाईकोर्ट गया तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी अपने फैसले में इसी बात पर जोर दिया था और सबूतों को काफी कमजोर माना था। अच्छा। ये असल में वो फर्क दिखाता है जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य यानी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस और प्रत्यक्ष साक्ष्य यानी डायरेक्ट एविडेंस के बीच होता है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य की कड़ियां अगर मजबूती से ना जुड़ी हों, एक पूरी चेन ना बनती हो, तो संदेह से परे अपराध साबित करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिर दूसरी थियरी क्या थी? दूसरी थियरी बाहरी लोगों या दूसरे नौकरों पर केंद्रित थी। द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार हाई कोर्ट ने भी इस संभावना पर गौर किया था कि शायद बाहर के लोग छत के रास्ते फ्लैट में आए हों। अच्छा, छत के रास्ते। हाँ, और कुछ स्रोतों में तलवार परिवार के जो पहले के कर्मचारी थे या हेमराज के जानने वाले दूसरे नेपाली घरेलू सहायक थे, उनका भी जिक्र आया, जैसे कृष्णा, राजकुमार, विजय मंडल। ये नाम जांच के दौरान सामने आए थे। ये भी शक था कि शायद हेमराज का उनके साथ कोई पुराना झगड़ा या विवाद रहा हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी एक थ्योरी पूरी तरह से फिट नहीं बैठ रही थी। बिल्कुल। जो उपलब्ध स्रोत हैं उनके आधार पर तो यही लगता है। हर थ्योरी में कुछ बातें फिट होती हैं तो कुछ सवाल बिना जवाब के रह जाते हैं। सबूतों में जो विरोधाभास हैं और जांच में जो शुरुआती गड़बड़ियां हुई, उन्होंने किसी एक नतीजे पर पहुंचना लगभग नामुमकिन सा बना दिया है। इस पूरे मामले में एक और पहलू है जिस पर बहुत बात हुई, वो है मीडिया की भूमिका। विकिपीडिया जैसे स्रोत बताते हैं कि आरुषि, जो कि नाबालिग थी, और उसके माता पिता का मीडिया में जैसे कैरेक्टर असैसिनेशन हुआ। हाँ, ये बहुत गंभीर मुद्दा था। आरुषि की निजी जिंदगी, उसके दोस्त, उसकी आदतें, इन सब पर बहुत ही सनसनीखेज तरीके से टीवी पर बहसें हुईं। इसका केस की धारणा पर क्या असर पड़ा होगा? इसका बहुत ही गहरा और मैं कहूँगा नकारात्मक असर पड़ा। ये मीडिया ट्रायल का एक क्लासिक केस बन गया। जब मीडिया, खासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, किसी को दोषी मानकर लगातार खबरें चलाने लगता है तो आम लोगों की राय बहुत बुरी तरह प्रभावित होती है। हाँ, वो तो है। ये न सिर्फ उन लोगों के लिए अन्यायपूर्ण होता है जिन पर शक है, बल्कि ये जांच एजेंसियों पर भी एक खास दिशा में काम करने का दबाव बना सकता है। सच्चाई की जो खोज होनी चाहिए वो कहीं पीछे छूट जाती है। और शायद सबसे दुखद बात यह है, जैसा कुछ एनालिसिस कहते हैं, कि इस पूरे हंगामे में जो पीड़ित थे, आरुषि और हेमराज, उनकी कहानी कहीं खो सी गई। बिल्कुल। फोकस पूरी तरह शिफ्ट हो गया संदिग्धों पर, थ्योरीज पर, जांच की गलतियों पर। पीड़ितों का दुख, उनके साथ जो हुआ, जैसे बैकग्राउंड में चला गया। इंसान के व्यवहार को कैसे बदल सकता है? इसकी तो कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। अपनी ही बेटी की हत्या का संदिग्ध बनना, समाज की नजरें, मीडिया की 24 घंटे की निगरानी, फिर लंबी कानूनी लड़ाई का तनाव, ये सब मिलकर किसी भी व्यक्ति का सामान्य व्यवहार को पूरी तरह बदल सकता है। और उसके ऊपर अपने ही घर में रात के अंधेरे में किसी अनजान कातिल के होने का डर। ये तो हमारा सबसे गहरा, सबसे बुनियादी मानवीय डर है। ऐसी एक्सट्रीम परिस्थितियों में किसी के व्यवहार को देखकर, मतलब उसके हावभाव से, उसके शांत रहने या परेशान दिखने से, उसके दोषी या निर्दोष होने का अंदाजा लगाना बहुत बहुत जोखिम भरा हो सकता है। तो में ऐसे व्यवहार से जुड़ी टिप्पणियां मिलती भी हैं, जैसे रेडिट जैसे ऑनलाइन फोरम्स पर जो चर्चाएं हुई हैं, हालांकि इन्हें हमें बहुत सावधानी से देखना चाहिए। उनमें कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि गिरफ्तारी के समय माता-पिता कथित तौर पर बहुत शांत दिख रहे थे। हाँ, ये बातें उठी थी। कुछ बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स ने टीवी फुटेज के आधार पर कुछ संदिग्ध माइक्रो एक्सप्रेशंस की भी बात की थी, और जो नौकरानी का बयान था कि सुबह दरवाजा बाहर से बंद था और चाबियां अंदर फेंकी गईं, ये भी सुनने में बहुत अजीब लगता है।
लेकिन ये सब सिर्फ अवलोकन है, कोई स्थापित तथ्य नहीं। सही कहा आपने। ये ऑब्जर्वेशंस दिलचस्प हो सकते हैं, पर इन्हें सबूत की तरह नहीं देखा जा सकता। अत्यधिक तनाव में हर इंसान अलग तरह से रिएक्ट करता है। कोई एकदम सुन्न हो जाता है, कोई बहुत ज़्यादा रोता है, कोई शांत दिखने की कोशिश करता है। तो शांत दिखना शौक का लक्षण भी हो सकता है, और अपराध बोध का भी। बिना किसी ठोस सबूत के व्यवहार का विश्लेषण करना बहुत खतरनाक हो सकता है, और ये पहलू मामले को और भी ज्यादा जटिल बना देता है। चलिए अब जरा इस केस के कानूनी सफर पर भी एक नजर डाल देते हैं। वो भी काफी उतार चढ़ाव वाला रहा है। हाँ बिल्कुल। तो नवंबर 2013 में गाजियाबाद की एक विशेष सीबीआई अदालत ने डॉक्टर राजेश और नूपुर तलवार को हत्या और सबूत मिटाने का दोषी पाया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इंडिया टुडे जैसे कई मीडिया संस्थानों ने इसे प्रमुखता से कवर किया था। सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसे बाद में ये केस सौंपा गया था, उन्होंने परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की एक पूरी चेन पेश की थी अदालत में। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, जैसा अक्सर होता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। तलवार दंपत्ति ने इस फैसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी, और फिर अक्टूबर 2017 में हाई कोर्ट ने निचली अदालत का फैसला पलट दिया और तलवार दंपत्ति को बरी कर दिया। बरी कर दिया? हाँ, बरी कर दिया है। बिजनेस स्टैंडर्ड और इंडिया टुडे जैसे स्रोतों ने रिपोर्ट किया कि हाईकोर्ट का मानना था कि सीबीआई ने जो सबूत और परिस्थितिजन्य साक्ष्य की कड़ियां पेश की थी, वो इतनी मजबूत नहीं थी कि बिना किसी संदेह के ये साबित हो सके कि हत्या माता पिता ने ही की थी। वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट वाली बात। अच्छा, तो नतीजा ये निकला कि जिन्हें निचली अदालत ने दोषी ठहराया था, उन्हें हाईकोर्ट ने बरी कर दिया। जी। इसका मतलब तो ये हुआ कि कानूनी तौर पर यह मामला आज भी अनसुलझा है। हाँ, तकनीकी रूप से देखें तो यही स्थिति है। हाईकोर्ट के बरी करने के फैसले के बाद सवाल फिर वहीं का वहीं खड़ा है कि अगर तलवार दंपत्ति ने हत्या नहीं की तो फिर किसने की? और जो मुख्य बातें हैं वो जस की तस हैं। हत्या का हथियार आज तक नहीं मिला, हत्या का कोई स्पष्ट मकसद पूरी तरह से स्थापित नहीं हो पाया, कई अहम फॉरेंसिक सवालों के जवाब अधूरे रह गए, और सबूतों की जो पूरी चेन बननी चाहिए थी उसमें कई कड़ियां गायब थीं या कमजोर थीं। तो इतने साल बीत जाने के बाद भी ये मामला लोगों के जहन में क्यों ताजा है? मतलब आज के संदर्भ में इसका क्या महत्व है? ये हमें क्या बताता है? ये मामला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमारे समाज और हमारी व्यवस्था की कई परतों को एक साथ छूता है, उन पर सवाल खड़े करता है। ये सवाल उठाता है हमारे घरों में बच्चों की सुरक्षा पर, शहरी मध्यम वर्ग और उनके घरों में काम करने वाले घरेलू सहायकों के बीच जो रिश्ते होते हैं, जो कभी कभी बहुत जटिल होते हैं, उन पर, हमारी जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर, उनकी क्षमता पर, और फॉरेंसिक विज्ञान की सीमाओं पर भी। और मीडिया की नैतिकता पर भी? बिल्कुल, मीडिया की नैतिकता और उसकी जिम्मेदारी पर, और अंत में हमारी न्याय प्रणाली पर आम आदमी का कितना भरोसा है, इस पर भी। इन सभी पहलुओं पर यह केस एक आईने की तरह है। और जो स्रोत हमने देखे, उनसे हम मुख्य सबक क्या सीख सकते हैं? क्या टेक अवेज हैं? कई सबक हैं। पहला और शायद सबसे जरूरी, जैसा हमने पहले भी बात की, क्राइम सीन की सुरक्षा का महत्व। शुरुआती घंटों की लापरवाही पूरे केस की दिशा बदल सकती है, उसे कमजोर कर सकती है। दूसरा, भारतीय न्याय प्रणाली में परिस्थितिजन्य साक्ष्य की क्या अहमियत है और उसकी क्या सीमाएं हैं। जब तक हर कड़ी मजबूती से न जुड़े, संदेह का लाभ अभियुक्त को मिलता है। हाँ। तीसरा, मीडिया का प्रभाव कैसे वो जनमत बना सकता है, बिगाड़ सकता है, और कई बार न्याय प्रक्रिया को भी अनजाने में या जानबूझकर प्रभावित कर सकता है। और चौथा, शायद सबसे मार्मिक सबक ये है कि कैसे इतने हाई प्रोफाइल मामलों के शोर शराबे में जो असल पीड़ित हैं, उनकी अपनी कहानी, उनके साथ जो अन्याय हुआ, वो कहीं पीछे छूट जाता है, दब जाता है। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो उपलब्ध स्रोतों के आधार पर आरुषि तलवार और हेमराज बंजाड़े हत्याकांड एक बहुत ही दुखद दोहरा हत्याकांड है, जिसकी जांच में गंभीर खामियां रहीं, जिसमें कई विरोधाभासी थ्योरीज सामने आईं, एक दोष सिद्धि को हाईकोर्ट ने पलट दिया, और अंत में कई अनसुलझे सवाल और रहस्य की एक गहरी छाप बाकी रह गई। बिल्कुल सही। हम स्रोतों के आधार पर केवल तथ्यों, थ्योरीज को और जो विसंगतियां हैं उनको सामने रख सकते हैं। उस रात फ्लैट नंबर L32 में असल में क्या हुआ था, यह शायद कभी भी पूरी निश्चितता के साथ पता न चल पाए। तो ये थी आरुषि हेमराज मामले पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर हमारी आज की पड़ताल। एक ऐसी कहानी जो वाकई हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। और अंत में बस एक विचार छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए, ये देखते हुए कि इस मामले में शुरुआती जांच और सबूत इकट्ठा करने की प्रक्रिया में गंभीर खामियां लगभग सब मानते हैं कि हुई, तो ये उन मामलों में अंतिम सत्य तक पहुंचने की हमारी क्षमता के बारे में
क्या कहता है जिनकी नींव ही शुरुआत से इतनी कमजोर रखी गई हो? क्या ऐसे मामलों में न्याय कभी पूरी तरह संभव है या हमेशा एक सवालिया निशान बाकी रह जाता है?